हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, क्या काम इसका होता है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या है, इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि राज्य क्या है, देश किसे कहते हैं। देखिए, देश होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक भूभाग चाहिए। देश होगा तो कहाँ होगा, जमीन पे होगा, यानी कि भूभाग पर होगा। और उस भूभाग पर एक जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या उस भूभाग पर होनी चाहिए। एक जमीन, एक भूखंड का एरिया होना चाहिए, उस पर जनसंख्या होनी चाहिए। और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए सरकार होगी। क्या होगी, सरकार होगी। और उसी सरकार का भाग है कार्यपालिका, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सरकार होगी किसको, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, भूमि का जो आवंटन है उसको देखने के लिए कि किन किन लोगों को किस प्रकार से, इन सभी बातों को ध्यान में रखेगी। और वो सरकार कैसी होगी, संप्रभु होगी। संप्रभु कैसे होगी, संप्रभु यानी कि निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। संप्रभु मतलब क्या होता है, निर्णय लेना, निर्णय लेने की जो क्षमता हो वो सुदृढ़ होनी चाहिए। वो ऐसा, उसमें निर्णय किस दो प्रकार के निर्णय होते हैं, आंतरिक और बाह्य। वो अपने देश के संबंध में आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से निर्णय ले सके, ऐसी सरकार को होना चाहिए। सरकार का एक और सरकार का ही भाग है कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग बताए जाते हैं। 3 अंग वह कौन कौन से हैं, सरकार के जो 3 अंग है, जिसमें विधायिका यानी कि इसको आप व्यवस्थापिका भी कहते हैं, इसको संसद भी कहते हैं। आप इसको व्यवस्थापिका भी इसको कहा जाता है, और इसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही बात है, विधायिका, व्यवस्थापिका, संसद, तीनों एक ही शब्द है। कार्यपालिका और तीसरा जो भाग है सरकार का, वो है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग है। इन तीनों अंगों को हम अलग अलग चैप्टर, अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका जो होती है, राजनीतिक कार्यपालिका से हम इसको समझते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। राजनीतिक कार्यपालिका जो पहली का जो है सामूहिक कार्यपालिका। सामूहिक कार्यपालिका जो है, जिसमें क्या होता है, संसदीय कार्यपालिका होती है। संसदीय कार्यपालिका के भी 2 अंग माने जाते हैं संसदीय कार्यपालिका के, जिसमें पहला है अध्यासात्मक कार्यपालिका, और जो दूसरा है वो संसदीय कार्यपालिका। पहला संसदीय कार्यपालिका है, दूसरा अर्ध अध्यासात्मक, यानी कि आधा तो उसमें संसदीय व्यवस्था होगी और आधा अध्यक्ष के रूप में उसमें काम किया जाता है। संसदीय कार्यपालिका जो है वो इन देशों में लागू है। वो देश कौन कौन से हैं, जर्मनी है, इटली है, जापान है, इंग्लैंड है, भारत है। इन सभी देशों में जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अर्ध अध्यासात्मक व्यवस्था जो है वो कौन कौन सी है, अर्ध अध्यासात्मक जो व्यवस्था है वो है फ्रांस है, रूस है, श्रीलंका है। इन देशों ने अर्ध अध्यासात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो सामूहिक कार्यपालिका के अंतर्गत ये 2 भाग हैं जो आपने पढ़े। इसी का अगला जो भाग है सामूहिक कार्यपालिका, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, उसका दूसरा जो भाग है एक व्यक्ति के रूप वाली, एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली कार्यपालिका। एक नेतृत्व यानी कि एक व्यक्ति के अंतर ही जो है कार्यपालिका समाहित होती है। ऐसे देश कौन कौन से हैं, अमेरिका है, रूस है, कनाडा है, ब्राजील है। ये इन देशों में अध्यासात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो अध्यासात्मक शासन व्यवस्था है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति देश का सर्वेसर्वा होता है। राष्ट्रपति देश का वास्तविक प्रशासक होता है अध्यासात्मक शासन व्यवस्था में। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और उन्हीं में से क्या है कार्यपालिका का गठन किया जाता है। तो अध्यासात्मक शासन व्यवस्था है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। विधायिका के प्रति यानी कि संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, संसद के प्रति उसका कोई भी किसी प्रकार का कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। और ऐसी जो व्यवस्था है अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, कनाडा, इन देशों में स्वीकार की गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के जो अंग हैं, कार्यपालिका
संसद, हमारे देश की बात करते हैं, भारतीय संसदीय प्रक्रिया के अनुसार जब इलेक्शन किए जाते हैं, लोकसभा का चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें आती है उसी पार्टी की सरकार बनाई जाती है, यहाँ तक आप सभी जानते हैं। और संसद के कुछ मेंबर जो होते हैं, उन मेंबर में से जो सर्वाधिक बहुमत दल प्राप्त का जो नेता होता है, जिसने ज़्यादा सीटें प्राप्त, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वो प्रधानमंत्री अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों की सहायता से सरकार का गठन करता है, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद ही क्या है, वास्तविक कार्यपालिका। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। तो यानी कि इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं आपको शायद समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी भी राज्य को बनने के लिए या किसी भी देश को स्थापित होने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ये चीज़ें होने जरूरी है, जब भी किसी जगह को देश का दर्जा कहा जा सकता है। अगर एक कोई जगह है या भूमि का एक भाग है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, तो उसे देश नहीं कह सकते। देश होने के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए, तभी किसी जगह को देश घोषित कर सकते हैं। अगर किसी देश में जनसंख्या नहीं रहती है किसी जगह पर, तो वो देश नहीं है। अगर जनसंख्या रहती है, अगर उन जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार नहीं है, तब भी उसको देश का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। अगर सरकार भी है, तो अगर निर्णय लेने का पावर उसमें नहीं है, तब भी वो देश नहीं है। तो देश होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक ऐसा भूभाग यानी कि जिस पर जनसंख्या रह सके, और उस निश्चित भूभाग पर जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या। और उस निश्चित जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए एक सरकार होगी, एक सरकार होती है। और वह सरकार कैसी होगी, संप्रभु होगी, यानी कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता होगी। निर्णय भी कैसे है, आंतरिक और बाह्य, अपने देश के संबंध में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का निर्णय लेने का जो पावर है वो सरकार को होगा, तभी हम उसको ही क्या कहेंगे, देश कहेंगे। अगर ये इनमें से अगर एक भी बात अगर नहीं होगी तो वो देश की श्रेणी में नहीं आएगा। हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है वो सरकार का एक भाग है, यानी कि सरकार जो है इसी का एक भाग होती है कार्यपालिका। इसी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, सरकार के भी 3 अंग बताए जाते हैं। जिस प्रकार राज्य है, राज्य बनने के लिए ये बातें होनी चाहिए, आपको पता है। राज्य होने के लिए निश्चित भूभाग चाहिए, जनसंख्या चाहिए, सरकार चाहिए, और उसमें निर्णय लेने का पावर भी होना चाहिए। ये सभी क्या है, तभी किसी देश को देश होने का दर्जा मिल सकता है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो वो देश नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जनसंख्या है, जनसंख्या में अगर सरकार नहीं है तब भी देश नहीं होगा। अगर भूभाग नहीं है, जमीन कम है, तब भी जनसंख्या मतलब उस देश का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। और सरकार जो है, सरकार के भी 3 अंग बताए जाते हैं। इसमें पहला है विधायिका। विधायिका को कई देशों में संसद भी कहते हैं, कई देशों में इसे व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। भारत में व्यवस्थापिका, संसद, विधायिका तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। विधायिका, व्यवस्थापिका, संसद, ये तीनों जो शब्द हैं हम हमारे देश में व्यवस्थापिका यानी विधायिका के लिए प्रयोग में लेते हैं। कार्यपालिका दूसरा भाग है सरकार का। तीसरा जो अंग है वो न्यायपालिका। देखो ये काम क्या करते हैं, विधायिका क्या करती है, विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। क्या करती है, नए नए जो कानून है, नए नए जो नियम हैं, जो भी कानून कायदे हैं, उन सभी का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका संसद ये कानूनों को केवल निर्माण करेगी, प्लान्स देगी, थॉट्स देगी कि ऐसा ऐसा करने से ये नियम बनाए जाएंगे। उन नियमों को जो व्यवस्थापिका ने बनाए हैं, उन नियमों को देश में, यानी कि देश कैसा, ये इस प्रकार का देश होगा, उस देश पर क्या करेगा, लागू करवाने का काम कौन करवाएगी, कार्यपालिका करवाएगी। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का काम करती है। और इसी को आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में, कार्यपालिका को। अब कार्यपालिका ने लागू करवा दी है किसी भी बिल को, किसी भी नियम को लागू करवा दिया। अब लागू करवाने के बाद कौन, जो व्यक्ति व्यवस्थापिका ने जो नियम बनाए हैं, कार्यपालिका ने लागू किए, उन नियमों, बनाए गए नियमों को अगर
कोई फॉलो नहीं करता है, अगर मानता नहीं है, उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में उन पर नजर कौन रखेगा, कौन उन्हें दंड देगा? तो दंड देने के लिए जो काम है वो न्यायपालिका किया गया है, यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का अगर उल्लंघन करने पर नागरिक उनका उल्लंघन करते हैं, कोई भी व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है, तो उनको दंड देने का पावर किसके पास होगा? न्यायपालिका के पास होगा। इन तीनों से मिलकर ही सरकार बनती है। अगर सरकार में अगर एक भी अंग नहीं है तो वो सरकार नहीं होगी। मान लीजिए न्यायपालिका नहीं है तो फिर लोग कहेंगे बना लो कानून, क्या फर्क पड़ता है, न्याय हमें सजा देने वाला तो कोई है ही नहीं। और अगर विधायिका नहीं होगी तो कानून कौन बनाएगा? सरकार होगी, लागू कौन करवाएगा? तो तीनों अंग होना जरूरी है सरकार के लिए। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। कार्यपालिका जो है, इसी को आगे पढ़ते हैं। कार्यपालिका कैसी होती है? कार्यपालिका हमेशा राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार की होती है, सामूहिक कार्यपालिका और एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली कार्यपालिका। सामूहिक कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार की होती है, संसदीय कार्यपालिका और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। और एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली कार्यपालिका कौन सी होती है? अध्यक्षात्मक शासन, जो एक व्यक्ति वाली अध्यक्षात्मक शासन वाली जो कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, सामूहिक, एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली कार्यपालिका। सामूहिक कार्यपालिका जो है, सामूहिक कार्यपालिका में संसदीय प्रक्रिया को स्वीकार किया जाता है। भारत, इटली, जापान, इंग्लैंड, ये देश, पुर्तगाल, इन सभी देशों ने संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संसदीय कार्यपालिका, इन संसद यानी कि संसद ये अलग चैप्टर है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको बताते हैं। संसद का मतलब यहाँ जो है वो लोकसभा से भी है और राज्यसभा से भी है और राष्ट्रपति से, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होगा। अगर इन तीनों में से भी एक व्यक्ति नहीं है तो वो संसद उसको नहीं कहेंगे, समझे? तो इस प्रकार की जो व्यवस्था स्वीकार की गई है वो इन देशों में स्वीकार की गई संसदीय शासन व्यवस्था को। अर्ध अध्यक्षात्मक यानी कि आधी संसदीय व्यवस्था होगी और आधा है कि किसी एक व्यक्ति को पावर दे दिया गया है कि भाई ये इस देश का क्या है, प्रशासनिक पावर इसके पास में, नाम मात्र जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे देश में फ्रांस है, रूस है, श्रीलंका है, ये अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इनमें जो राष्ट्रपति और उनके पास कुछ विशेष पावर दिए जाते हैं। तो ये आपने जाना दो प्रकार की जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका में दो राजनीतिक कार्यपालिका आपने पढ़ी। दो, एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली कार्यपालिका कौन कौन सी होगी? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो उस देश का सर्वे सर्वा होता है, उसे विधायिका से कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो संसद है उससे कोई मतलब नहीं है, जो है यानी कि विधायिका के प्रति उसका कोई जवाबदेही नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। यानी कि प्रधानमंत्री, जिस प्रकार भारत में, हमारे देश में प्रधानमंत्री क्या है? सर्वे सर्वा है। प्रधानमंत्री को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं बजाय राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति भारत में क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पद है, और वास्तविक जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसके पास में? प्रधानमंत्री के पास में नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। कैसे करता है? मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि भारत में जो प्रधानमंत्री है वो नाम मात्र है, उस पद का केवल एक संवैधानिक महत्व है, और वास्तविक जो शासक है देश का वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, वो अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका, इन देशों में, कनाडा में राष्ट्रपति वाली व्यवस्था स्वीकार की गई है। अब बात करते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका क्या होती है। संसदीय कार्यपालिका का मतलब यह है कि संसद के द्वारा चुने गए लोग कार्यपालिका में शामिल होंगे और वही क्या करेंगे? भारतीय जो सरकार है, जो भी नेतृत्व है, उसका भारत का नेतृत्व करेंगे। सरकार के तीन अंग होते हैं, आपने अभी पढ़ा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत यानी कि इसको हम संसद भी कह सकते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होंगे। लोकसभा में कितने मेंबर होंगे? अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य ही हैं। बाकी जो सदस्य हैं 545 में से 545 से 552 हो सकते हैं। 552 नहीं है वर्तमान में। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं, यानी कुछ ऐसे जगह हैं जहां इलेक्शन कराना चुनाव आयोग के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में या
ये जो सीटें हैं ये लेह लद्दाख यानी कश्मीर का जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसी जगहों से हैं या कुछ चाइना वाले जो जगह हैं जो विवादित जगह हैं उन जगहों की सीटें हैं, वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं। उनकी सीटें संसद में यानी कि लोकसभा में क्या खाली रखी जाती है, लोकसभा उनकी सीटें खाली इसलिए रखी जाती है, ये इसलिए रखी जाती है कि ये उन लोगों की यानी कि देश में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इन खाली पड़ी सीटों को देखेगा तो उसके अंदर ये विचार आएगा कि सीटें खाली क्यों हैं, 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज भी अगर ये सीटें खाली है तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मैंने क्या किया, ये उनको आभास, ये उनको एहसास दिलाने के लिए सीटें खाली रखी जाती है। 5-7 सीटें ये आने वाले समय में जल्द से यहाँ से लोग चुन के आएंगे और फिर से 552 सदस्य होंगे। जो राज्यसभा में भी इस तरह स्थिति है, 250 हाईएस्ट है और वर्तमान में कितनी है, 545 सीटें हैं, सॉरी 245 सीटें वर्तमान में है, 250 लास्ट है। और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है और संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाई जाती है। अब इसी का कुछ एक, इनमें से कुछ लोग क्या चुनकर यानी सेलेक्टेड लोग, चुनकर नहीं, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, कौन, प्रधानमंत्री, यानी कि लोकसभा में जो सर्वाधिक बहुमत जिसने प्राप्त किया, जो सीटें ज्यादा प्राप्त की, उस दल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, एक व्यक्ति उस सरकार को चलाने का, सरकार का नेतृत्व करने वाला हो गया। और वह व्यक्ति क्या करेगा, इसमें से यानी कि लोकसभा में से राज्यसभा में कुछ लोगों को चुनेगा, क्या करेगा इन दोनों में चुनेगा कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, और उन लोगों की सहायता से किसका निर्माण करेगा, कार्यपालिका का निर्माण करेगा। यानी कि कहने का आशय हो गया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है, समझ गए। यानी कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। प्रधानमंत्री तो एक होता है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद है उसका विस्तार कई रूप से हो सकता है। ये कुछ मंत्रिपरिषद का विस्तार है, जैसे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये वे बड़े मंत्री होते हैं, यानी कि ऐसे मंत्री जो अपने विभाग में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। जैसे बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ये जो बड़े बड़े विभाग हैं इनके बड़े मंत्री ये लोग होते हैं। जैसे गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, भारत की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, और इस रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह है, ये बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। इनसे थोड़ा नीचे और मंत्री बनाए जाते हैं, विभाग तो वही होंगे, समझे। यानी कि रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय में एक मंत्री और बना देंगे, कौन सा, यानी कि रक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये इसलिए किया जाता है कि अगर सरकार गठबंधन की बनाई स्थापित की जाती है तो ऐसे में सभी लोग क्या करते हैं, मंत्री पद की ओर लालची आंखों से देखते हैं कि सभी लोग क्या मंत्री बनना चाहते हैं। सभी लोग तो, सरकार सबको मंत्री बना नहीं सकती, सब क्या, हमको भी कैबिनेट का मंत्री बनना है, हमको भी मिनिस्टर बनना है, तो सब सरकार लोगों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार करती है। चलो तेरे को मंत्री बना दे, ये लोग उप मंत्री बन जा, उप मंत्री हो गया, या तेरे को राज्य मंत्री बना दिया। इस तरह से ये सरकार का क्या है, विस्तार किया जाता है। यानी कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। यानी कि राज्य मंत्री विभाग वही, उन्हीं विभागों में काम को बांटने के हिसाब से और मंत्री बनाए जाते हैं। यानी कि ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये अपने काम में क्या है, यानी कि जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे तो उनकी स्थिति में संबंधित जो विभाग है उनको राज्य मंत्री देखेंगे। उप मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं ये जो ऊपर के 2 मंत्री, इनकी मदद करते हैं, इनकी हेल्प करेंगे अब इनके विभाग में। तो ये तीनों प्रकार के मंत्री आपको समझ में आ गए। यानी कि कार्यपालिका जो है वो कौन कौन सी होगी, यानी कार्यपालिका के जो अंग है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसी तरह अब तीसरा जो अंग है सरकार का वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वैसे ये आता नहीं है, इतना छोटा है, इसको नहीं मानते इसके अंतर्गत। सरकार जो है, इस सरकार के खिलाफ भी निर्णय देती है न्यायपालिका और नागरिकों की रक्षा के लिए भी निर्णय करती है। यानी कि ये लोगों को दंड देने का काम करती है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को, कार्यपालिका के द्वारा लागू गए कानूनों को नहीं मानने पर न्यायपालिका जो दंड देने की व्यवस्था करती है वो इसके अंतर्गत मानी जाती है।
तो ये भारत में संसदीय कार्यपालिका के कुछ तत्व आपने देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया, आप जानते हैं। संसदीय कार्यपालिका भारत में, संसदीय शासन व्यवस्था भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। यानी कि भारत का जो शासन है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुनेगी सरकार बनेगी, इलेक्शन करवाए जाएंगे उसके माध्यम से सरकार का गठन होगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है उसमें 3 प्रकार, ये 3 अंग माने गए हैं। सरकार जो बनेगी, सरकार के 3 अंग हैं, वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों रूप से सम्मिलित होते हैं, तभी संसद की कार्यवाही आगे संचालित की जा सकती है। लोकसभा की 552 सीटें हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, और 545 वर्तमान में। हम लोकसभा को अलग से पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। लोकसभा में क्या क्या होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के क्या कार्य हैं, लोकसभा के विशेषाधिकार क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह राज्यसभा है, राज्यसभा में 250 हाईएस्ट सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 245 सदस्य है। राज्यसभा के बाद जो राष्ट्रपति एक ही होगा, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति है। इन सभी का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है। जनता डायरेक्ट वोट करती है लोकसभा के सदस्यों को। लोकसभा के सदस्यों को जनता सीधे चुनती है, जबकि राज्यसभा के सदस्य क्या है, राज्य विधान मंडलों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि राज्य विधान मंडलों, जो राज्य विधान मंडल है उनके माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया है, वो हम अगले इसके जस्ट वाले वीडियो में, आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है, राष्ट्रपति क्या क्या पावर है। कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका इनमें से लोकसभा में से या राज्यसभा में से जो सबसे चर्चित व्यक्ति जो होता है, जो जिसने सबका बहुमत जिसके पास होता है, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है संबंधित देश का, और वह व्यक्ति इनमें से कुछ लोगों को चुनकर एक सरकार बनाता है, और उस मंत्रियों की एक सरकार होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। मंत्रिपरिषद जो है वो 3 प्रकार के मंत्री उसमें बनाए जाते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होते हैं जो अपने विभाग में स्वतंत्र मंत्री होते हैं, बड़े मंत्री होते हैं, और ये अपने विभाग के सर्वा होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, ये बड़े बड़े मंत्रालय हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति में, अगर ये मान लीजिए अनुपस्थित है, तो इनकी जगह काम कौन करेगा, तो इनकी व्यवस्था भी की गई है, राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। अगर मान लीजिए कैबिनेट मंत्री मर गया हो, या देश छोड़ के चला गया हो, या विदेश यात्रा पे चला गया हो, या बीमार हो गया, या कार्य करने में अक्षम है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो स्वतः ही क्या है, अपनी इन जो संबंधित विभाग है उसके वो काम को देखते हैं। अगर ये जो उपमंत्री है, ये क्या करते हैं, इन दोनों जो मंत्री हैं, इन दोनों मंत्रियों की इनकी सहायता करते हैं, इनके अपने काम हो गए। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका क्या करती है, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है कि जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो जनता के लिए उपयोगी है या नहीं, जनता उन कानूनों को मान रही है या नहीं, इन सभी को देखने का जो काम करती है, चेक करने का काम जो करती है वो न्यायपालिका करती है, और वो दंड देने का काम करती है। तो ये जो है सरकार के 3 अंग है, आपने पढ़े, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस वीडियो में आपने सरकार, जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को देखा, कार्यपालिका को हमने समझने का प्रयास किया। अगले वाले वीडियो में जो कार्यपालिका का जो भाग है, अगला कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है राष्ट्रपति। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस प्रकार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, किस प्रकार राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिए गए हैं, इन सभी के बारे में हम अगले वाले वीडियो में कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।